Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 24th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आज सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अर्थक्वेक को कवर करेंगे। रिसेंटली अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है। देन विल टॉक अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड. Then we'll talk about a study in which there are 4 coral species which are recorded for the first time in Indian waters. वो कौन कौन सी मेजर कोरल स्पीशीज़ हैं जो पहली बार इंडिया के आसपास वाटर्स में से मिली हैं, उनके बारे में जानेंगे. Then we'll talk about Snake Island. Snake Island is recently in news. And then we'll talk about Kebul Lamjau National Park. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल अफ़गानिस्तान के अर्थक्वेक से रिलेटेड है. रिसेंटली अफ़गानिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जो कि अफ़गानिस्तान का एक रूरल और माउंटेनियस रीजन है, बेसिकली ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे सेंटर्ड था. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर जियोफिज़िकल फिनोमेना पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले जो मेजर चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अफ़गानिस्तान में आए इस अर्थक्वेक का कॉज क्या हो सकता है. व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन दिस रीजन. तो पहला कॉज जो निकल के आता है दैट इज़ अल्पाइन बेल्ट. आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, अर्थक्वेक को रिलेट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ, एंड देन यू रीड अबाउट अल्पाइन हिमालयन बेल्ट. बिकॉज ये वो रीजन है अफ़गानिस्तान की, अगर हम बात करें, क्योंकि इसके पास में हिंदू कुश माउंटेन है. एंड हिंदू कुश माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ द अल्पाइन बेल्ट, जिसको अल्पाइन बेल्ट भी बोल देते हैं. एंड दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव रीजन. वर्ल्ड का सबसे एक्टिव रीजन तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, लेकिन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाद सेकेंड नंबर पे आता है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, और अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश है, और हिंदू कुश इस अल्पाइन हिमालयन बेल्ट का पार्ट है. You can see in this diagram as well, 15,000 किलोमीटर्स तक हमारी अल्पाइन हिमालयन बेल्ट रन करती है, पूरे यूरोप से लेकर हिमालयास तक. एंड हिंदू कुश के साथ साथ यूरोप की सारी माउंटेन्स आ जाएंगी, चाहे वो एल्प्स हो, एटलस हो, कॉकेशस हो, इस तरफ हमारी हिमालयास हों. एंड हिंदू कुश इज पार्ट ऑफ इट, एंड ये सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड एरिया है. तो पहला रीज़न तो ये है कि अफ़गानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन्स एल्पाइन माउंटेन का पार्ट है, एल्पाइन बेल्ट का पार्ट है, जो कि सेकेंड मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव एरिया है. सेकेंडली, अगर हम थोड़ा और लोकल लेवल पे जाकर ज्योग्राफी को समझें, तो अफ़गानिस्तान एक वो एरिया है जहाँ पे हमारी अर्थ की क्रस्ट, जो अरेबियन और इंडियन और यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में मीट करते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कैन यू सी दिस पार्ट? लेट मी हाईलाइट. ये जो एरिया है, दिस इज इंडियन प्लेट. देन दिस वन ओवर हियर इज यूरेशियन प्लेट, and this one over here is Arabian plate. So, can you see this part? ये पार्ट देख रहे हो आप? अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे आपस में मीट कर रहे हैं. रैदर जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री है, वो तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है. तो ये कन्वर्जेंस का रीजन है जहाँ पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं. और जो रिसेंट अर्थक्वेक आया है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. इसी कन्वर्जन की वजह से, इस एरिया की कन्वर्जन की वजह से अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है. Collision like this basically shake and squeeze the ground upward. इस अर्थक्वेक की वजह से माउंटेन्स बनती हैं, हिमालयाज बने हैं, हिंदू कुश बने हैं, पामीर माउंटेन्स बनी हैं,
because of these collisions only between Indian plate and the Eurasian plate. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड. So one nation, one ration card is in news because Assam has become 36th state or UT to implement one nation, one ration card. सबसे पहले राशन कार्ड क्या होता है? राशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट की जो स्टेट अथॉरिटी होती है वो इसे रिलीज़ करती है एज पर दी PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ इशूड फॉर द परचेज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ फ्रॉम दी फेयर प्राइस शॉप्स. जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए राशन कार्ड दिया जाता है. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट. अब जब राशन कार्ड के बारे में और जानना है तो हमें NFSA के बारे में भी पता होना चाहिए, विच इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिस वॉज इनैक्टेड इन 2013. इससे इंडिया की 67% पॉपुलेशन को ये इंटाइटलमेंट दी जाती है जिसके थ्रू ये फूड ग्रेन्स रिसीव कर पाते हैं एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स. फूड ग्रेन्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है. 67% पॉपुलेशन इंडिया की NFSA के अंडर कवर होती है, जिसमें कि 75% रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं और 50% लोग जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं दे रिसीव दी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. अब ये बेसिकली हमारा जो टारगेटेड PDS है, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके तहत जो फूड ग्रेन्स हैं दे आर सोल्ड एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस. जैसे कि न्यूट्री सीरियल्स जो है वो ₹1 किलो, जो वीट है वो ₹2 किलो, राइस ₹3 किलो, इस तरह सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर इसे यहाँ पे सेल किया जाता है. एंड NFSA का जो सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 1 में एक टर्म दी गई है एलिजिबल हाउस होल्ड. तो कौन कौन इस स्कीम के अंदर, इस एक्ट के अंदर एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले आता है जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी है. दे आर बेसिकली दे गेट 5 kg पर पर्सन पर मंथ. एंड जो अंत्योदय अन्य योजना फैमिलीज़ हैं उनको पर फैमिली पर मंथ 35 kgs मिलते हैं. और ये जो कवरेज है इट इज़ बेस्ड ऑन दी फिगर्स ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011. ये सेंसस अभी हमारी सारी 36 स्टेट्स और UTs में इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड इट कवर्स अबाउट 81.35 करोड़ पर्सन. ओवरऑल जो फिगर है उसे डिवाइड किया जाता है इनटू स्टेट्स एंड UTs एंड दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ NSSO's हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2011 and 12. Department of Food and Public Distribution, basically under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, that is the nodal ministry who implements this act. अब न्यूज़ आई है वन नेशन वन राशन कार्ड की. कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. The aim of One Nation One Ration Card is to ensure that there has to be hassle-free delivery of subsidized food grains. Especially जितने भी migratory beneficiaries हैं उनको कोई दिक्कत ना आए to get the subsidized food grain anywhere in the country. उसके लिए एक nationwide portability दी गई है of the ration card under NFSA. तो इससे बेसिकली NFSA एक्ट के अंदर जितने भी माइग्रेंट बेनिफिशरीज़ हैं वो इंडिया की किसी भी अपनी चॉइस की कहीं पे भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे जाकर फूड ग्रेन्स एक्सेस कर सकते हैं. एंड इसके लिए उनको नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा. उनका जो पहला राशन कार्ड है, जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है, उसकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ वो इंडिया की किसी भी फेयर शॉप प्राइस से फूड ग्रेन्स ले सकते हैं. NFSA एक्ट का जो उनका जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं. राशन कार्ड में 10 डिजिट नंबर्स होते हैं जो कि जो कंप्लेंट स्टेट के जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं उनके आधार डाटाबेस के साथ लिंक भी किए जाते हैं, किए जाएंगे भी. रादर
beneficiaries they are entitled for food grains at any electronic point of sale, एंड इससे हमारी इंडिया की किसी भी फेयर प्राइस शॉप में जाकर आप फूड ग्रेन्स ले सकते हैं. सो वन नेशन वन राशन कार्ड. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? The main objective is to make all the NFSA's beneficiary to become आत्मनिर्भर for their food security. इंडिया में कहीं पे भी अगर वो जाएं, कहीं पे भी वो रहें, उनकी फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, उनके एग्जिस्टिंग राशन कार्ड से ही वो इंडिया पे कहीं पे भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स ले पाए. इसे लेकर एक और डायमेंशन ऐड किया गया है, दैट इज़ थ्रू मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन. जो मेरा राशन मोबाइल ऐप है, इसको भी इस वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ जोड़ा गया है. इसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ NFSA, एंड इट इज़ अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो रिसेंटली एक न्यू स्टडी की गई, एंड जिस स्टडी में ये देखा गया कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास जो हमारा इंडियन वाटर है, वहाँ पे कोरल्स की 4 न्यू स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई हैं. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास हमारे जो इंडियन वाटर्स हैं, वहाँ पे कोरल्स की आपको 4 न्यू स्पीशीज़ मिलेंगी. तो ये जो न्यू स्पीशीज़ आपको इंडियन वाटर्स में मिली हैं, इनके नाम हमें पता होने चाहिए ना. यहाँ पे जो फैमिली है, इसे हम कहते हैं ट्रनकैटोफ्लेबुलम. तो ये आपने याद रखना है, T इज़ फॉर ट्रनकैटोफेबुलम, and the 4 are, one is called as crassum, the other one is incrustatum, then you have aculeatum, and then irregulare. So they are part of the family called as Flebelidae. ये इस फैमिली को बिलोंग करते हैं. ये टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज हो गया, इसका नेम हो गया, साइंटिफिक नेम है, आपने याद रखना है. एक बड़ी आपने इसका जो जीनस है ये याद रखना है कि दिस इज़ ट्रनकैटोफेबुलम. इसके अलावा ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फ्लेबिलिडे. वो उसके नाम में ही दिख रहा है, ट्रनकैटोफ्लेबुलम. फ्लेबुलम में नीचे जो लास्ट में जो वर्ड है फ्लेबुलम, इसी से बनता है फ्लेबिडे. देन ये जो स्पीशी है जिसका जो कॉमन नेम है, दैट इज़ कि ये ज़ूज़ेंथलेट कोरल्स को बिलोंग करता है. सो द ग्रुप ऑफ कोरल्स जिसको हम ज़ूज़ेंथलेट कोरल्स कहते हैं, ये इसे बिलोंग करते हैं. So these corals they basically they have this these are hard corals, and ये जो 4 new records आए हैं they are basically solitary, and इनका जो skeleton structure होता है वो काफ़ी ज़्यादा highly compressed होता है. So it's a very highly compressed skeleton structure, and ये solitary में present होते हैं. They have these are very hard corals, and ये जो new details आई हैं, ये जो new records आए हैं, they were published in a study called as Thalassius, an international journal of marine sciences in a paper. तो ये याद रखेंगे कि ये Thalassius जो कि एक इंटरनेशनल जर्नल है अबाउट मेरीन साइंस, उसके इस पेपर के अंदर ये स्टडी पब्लिश की गई है. नाउ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो ज़ूज़ेंथलेट कोरल्स हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा कुछ और पता हो. देखें, ज़ूज़ेंथलेट कोरल्स, इसके आगे A लगा है, और हमें ये पता है कि जिसके आगे साइंटिफिकली A जब लग जाता है इट मीन्स एब्सेंट. तो ज़ूज़ेंथलेट कोरल्स वो कोरल्स हैं जिसमें ज़ूज़ेंथले प्रेजेंट नहीं होती. द एल्गी कॉल्ड एज ज़ूज़ेंथले, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कोरल्स, याद रखिएगा. एंड दे आर नॉन रीफ बिल्डिंग, ये रीफ्स नहीं बनाते, दे आर यूनिसेलुलर, एंड दे हैव अ गोल्डन ब्राउन एल्गे. एंड हमारे पास जो नरिशमेंट है वो इनको सन से नहीं मिलता, दे कैप्चर इट फ्रॉम प्लैंक्टन्स. जो नरिशमेंट है वो डायरेक्टली सन से नहीं लेते, दे कैप्चर इट फ्रॉम दी प्लैंक्टन. और ये जो कोरल्स हैं दे आर वेरी डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स. इनकी जो मेजॉरिटी स्पीशीज़ होती हैं वो 200 मीटर्स टू 1000 मीटर्स के बीच में होती हैं. सो हमारे पास ये जो शैलो कोस्टल वाटर्स में इनकी अकरेंस को रिपोर्ट किया जाता है. डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सन से डायरेक्ट नरिशमेंट नहीं लेते, प्लैंक्टन्स के थ्रू अपना एनर्जी को कैप्चर करते हैं. नाउ आप इन्वायरमेंट में काफ़ी डिटेल में कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं. कोरल रीफ जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली एक हमारा अंडर वाटर इकोसिस्टम है,
और इसमें रीफ बिल्डिंग कोरल्स प्रेजेंट होते हैं। रीफ्स बेसिकली कॉलोनीज होती हैं कोरल पॉलिप्स की, जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं बाय कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल पॉलिप होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता है और ये आपस में जुड़कर ये कॉलोनीज बन जाती हैं, जो कि एक बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं रीफ। अब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा होता है बिटवीन द कोरल पॉलिप एंड द सिंगल सेल्ड एल्गी कॉल्ड एज जूजेंथले। ये कॉमनली होता है कि कोरल पॉलिप और जूजेंथले के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। जूजेंथले की वजह से जो कोरल्स हैं उनमें ब्राइट कलर आता है। आप जब देखते हैं ना अंडर द वाटर ऐसे दिखा रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल आपके इकोसिस्टम, तो वो जूजेंथले जो एल्गी है उसकी वजह से वो ब्राइट कलर्स आ रहे होते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो कैसे? एल्गी को एक घर चाहिए, एक जगह चाहिए रहने की, होम चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो कोरल अपने स्केलेटन के आसपास एल्गी को रहने की जगह देता है, इट गिव्स इट होम, एंड साथ ही में शैलो वाटर्स के पास लेकर जाता है, तो वहाँ पे सनलाइट भी मिल रही होती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी फोटोसिंथेसिस कर पाती है। अब एल्गी ने जो फोटोसिंथेसिस की, वो जो उससे जो फूड प्रिपेयर हुआ वो एल्गी कोरल को देती है। तो ये देखो सिम्बायोटिक रिलेशन, एल्गी को रहने की जगह चाहिए थी, कोरल को खाने के लिए कुछ चाहिए था, कोरल ने एल्गी को रहने की जगह दे दी, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस करके फूड कोरल को दे दिया। दिस इज देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोरल्स की 90% एनर्जी डिमांड्स एल्गी पूरी करती है और इन टर्न कोरल्स एल्गी को अपना होम और की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो कोरल्स हैं, जो जूजेंथले है, दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। जो वाटर का टेम्परेचर है इट शुड नॉट बी बिलो 20 डिग्री एंड इट शुड नॉट एक्सीड 35 डिग्री। 20 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए और 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जो फेवरेबल टेम्परेचर ग्रोथ होती है इट इज़ बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर रेंज। सिमिलरली सैलिनिटी का भी यहाँ पे हमारे पास ट्रिकी पार्ट आ जाता है। कोरल्स सिर्फ और सिर्फ 27 टू 40 डिग्री की 40% जो सैलिनिटी है, जो सॉल्ट्स हैं, ऐसी सलाइन कंडीशंस में कोरल रह सकते हैं। देन शैलो वाटर्स जो होते हैं, जिनकी डेप्थ लेस देन 50 मीटर्स होती है, वहाँ पे कोरल्स की ग्रोथ अच्छी होती है बिकॉज सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस हो पाती है। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इफ़ इट एक्सीड्स 200 मीटर्स तो थोड़ा कम हो जाता है। कोरल रीफ्स यूजुअली फ्रिंजिंग होती हैं, बैरियर बना लेती हैं, अटॉल्स बना लेती हैं और कहीं कहीं पे पैचेस के अंदर रीफ्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें देर आर अराउंड 570 स्पीशीज़ ऑफ हार्ड कोरल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। एंड जो मेजर कोरल रीफ्स हैं इंडिया में, एक तो गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिलेगा नियर केरला। देन देर इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं कि 4 न्यू स्पीशीज़ मिली हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स, एंड देन यू हैव गल्फ ऑफ कच्छ। ऑलमोस्ट इंडिया के जो 90% कोरल्स हैं वो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास मिलते हैं। इंडिया की मेजर कोरल रीफ्स आपको कौन कौन से रीजन्स में मिलती हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स की जो इकोसिस्टम वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर लाइफ अंडर वाटर। ये कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है। जब पावरफुल वेव्स कोस्ट को आकर हिट करती हैं उसकी इंटेंसिटी को ये रिड्यूस करता है एंड इट प्रोवाइड्स क्रूशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। एंड ये जो इकोसिस्टम है द प्रिस्टीन एंड द ओल्डेस्ट इकोसिस्टम ऑफ कोरल्स, दे शेयर लेस देन 1% ऑफ द अर्थ सर्फेस एरिया। अर्थ के सरफेस एरिया के हिसाब से लेस देन 1% है, बट इट प्रोवाइड होम टू नियरली 25% ऑफ द मेरीन लाइफ। इसीलिए इसको ओशंस रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं, ब्लू रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी फाउंड लिविंग इन वन रीफ। तो इसका जो इकोसिस्टम वैल्यू है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी वाइज भी इसकी ग्लोबल वैल्यू कुछ 6 ट्रिलियन
के आसपास पहुंच जाती है हर साल. And the way they contribute in fishing and tourism industry as well as the coastal protection that they provide. And there are 500 million people worldwide जो कि reefs के ऊपर depend करते हैं when comes to their food, jobs or the coastal defense. As we discussed, जो storm waves होती हैं, जो बहुत high intensity से waves आ रही होती हैं, coastal level पे ये protection provide करता है. इसकी medicinal value काफ़ी important है. यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं जो कि अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़ इनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. देन अब देखो, हमने इंडिया के रीजन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, कोरल रीफ्स जहाँ पे प्रेजेंट है वो हमने जान लिए. हमें ग्लोबली भी इम्पॉर्टेंट कोरल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास एक कोरल ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है ये आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर प्रेजेंट है. बेसिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड पैपुआ न्यू गिनिया, इसके बीच में हमारा एक कोरल ट्राइंगल बनता है. इट इज़ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स मेरीन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड पैपुआ न्यू गिनिया, इसके बीच में आपको मिलेगा कोरल ट्राइंगल. एंड देन वी हैव द ग्रेट बैरियर रीफ. ये तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास मिल जाएगी, द ग्रेट बैरियर रीफ. कुछ 14 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड तक ही एक्सटेंडेड है. एंड इट बेसिकली स्टार्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम अ शैलो एस्चुरीन एरिया. एस्चुरी से इसकी डेवलपमेंट होती है एंड इट गोज टिल द डीप ओशन वाटर. एंड यहाँ पे आपको बहुत ही वास्ट यूनिक रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ मिलेंगी, डिफरेंट स्पीशीज़, उनके हैबिटेट्स. एंड दिस मेक्स द ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. ये आपको कोरल सी में मिलता है ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया. एंड 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था. तो ये दो रीजन्स पता होने चाहिए. देखो, द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम सबको पता ही होता है, लेकिन जो कोरल ट्राइंगल है वो हम मिस कर देते हैं, तो वो भी आपने मिस नहीं करना. देन कमिंग टू द थ्रेट्स टू द कोरल रीफ, सबसे बड़ा थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग. अभी हमने डिस्कस किया कि जो कोरल्स हैं ये टेम्परेचर वाइज बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड इसीलिए अगर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से अबाउट 14% ऑफ आवर वर्ल्ड्स कोरल रीफ दे वर किल्ड बिटवीन 2009 एंड 18. देन जो कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, जो फिज़िकल डैमेज हो रहा है कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, कहीं पे ड्रेजिंग हो रही है, कहीं पे क्वेरिंग हो रही है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस की जा रही है. समवे यू हैव अ गियर एंड बोट एंकर्स एंड ग्राउंडिंग्स, और रिक्रिएशनल मिसयूज़ किए जा रहे हैं जिसके अंदर कोरल्स की टचिंग की जाती है, रिमूविंग की जाती है. इन सब की वजह से भी कोरल्स को नुकसान पहुंचता है. इट्स अ बिग थ्रेट फॉर द कोरल्स. देन पोल्यूशन. लैंड पे जो पोल्यूशन ओरिजिनेट होता है वो अल्टीमेटली कोस्टल वाटर्स तक पहुंचता है. देर आर मेनी टाइप्स एंड मेनी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जो कि लैंड बेस्ड एक्टिविटीज से आते हैं, और अल्टीमेटली कोस्टल एरिया पे उसका इम्पैक्ट पहुंचता है. ओवर फिशिंग की वजह से जो फूड वेब का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाता है, एंड इसका बहुत ही ज़्यादा सिवियर इम्पैक्ट पड़ता है स्पीशीज़ के ऊपर. इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ग्रेजिंग फिश जो कि कोरल्स को क्लीन रखती हैं, कोरल्स के ऊपर एल्गी की ओवर ग्रोथ ना हो जाए उसे मेंटेन रखती हैं. देर आर ब्लास्ट फिशिंग. एक्सप्लोसिव्स यूज़ करते हैं, कोरल रीफ के अंदर जाके ब्लास्ट करते हैं, तो कोरल्स को फिजिकल डैमेज पहुंचाते हैं ताकि फ़िश बाहर निकले और उसको पकड़ें. तो देर आर ब्लास्टिंग ऑफ कोरल्स दैट इज़ हैपनिंग. ऑल ऑफ दीज आर बिग थ्रेट्स फॉर आवर कोरल्स. एंड देन वी रीड अबाउट कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग वो फिनोमिना, देखो अभी हमने देखा कि कोरल्स में जो आपको अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स दिखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एल्गी जूजेंथले. कोरल ब्लीचिंग वो फिनोमिना है जब कोरल पॉलिप्स एल्गी को एक्सपेल कर दें, जब कोरल पॉलिप्स में एल्गी प्रेजेंट नहीं होती. और ये तब होता है जब कोरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, चाहे टेम्परेचर में चेंज आ जाए, लाइट में, न्यूट्रिएंट्स में. तो ऐसे केस में कोरल्स जो जूजेंथले एल्गी है जिसके साथ कोरल्स का सिम्बायोटिक रिलेशन है उसे कोरल्स एक्सपेल कर देते हैं. अब कोरल्स का खुद का कलर तो कोई होता नहीं है, दे आर देमसेल्फ पेल वाइट. कलर किसका था? एल्गी का था.
तो अगर कोई भी चेंज आया, ग्लोबल वार्मिंग हुई, आपने पोल्यूशन किया, डिस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हुई एंड कोरल पॉलिप ने स्ट्रेस फील किया, तो वो जूजेंथेली को एक्सपेल आउट कर देगा। ऐसे केस में जो कोरल है वो कम्प्लीटली वाइट नज़र आता है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। इसका मेन बड़ा कॉज तो क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज मतलब प्लैनेट वार्म हो रहा है, प्लैनेट वार्म हो रहा है मतलब ओशन वार्म हो रहा है, ओशन वार्म हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चेंज होता है, इससे भी कोरल्स एल्गी को एक्सपेल कर देते। देयर कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो। बहुत लो टाइड आ रही है, दे आर एक्सपोज्ड, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सैलिनिटी भी एक लेवल तक मेंटेन होनी चाहिए, टेम्परेचर भी एक लेवल तक होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होने चाहिए, लाइट की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कुछ भी अगर ऑल्टर होता है तो उससे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इट्स अबाउट स्नेक आइलैंड। Snake Island is important because this place is recently in news. So Snake Island basically relates to Russia-Ukraine war because Ukraine has caused a significant loss to Russian military in the air strikes on Snake Island. Snake Island में काफ़ी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसकी वजह से यूक्रेन की काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉस हो चुका है। तो स्नेक आइलैंड यूक्रेन को बिलोंग करता है और कौन कौन सी डिटेल्स इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, लेट्स सी दैट। तो जो स्नेक आइलैंड है इसे जेमिनी आइलैंड एंड सरपेंट आइलैंड भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ रॉक एंड अगर हम इसका एरिया देखें तो एंड टू एंड ये 700 मीटर से भी कम है एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एन एक्स शेप। यहाँ पे जो शेप है वो एक्स शेप में ये स्नेक आइलैंड प्रेजेंट है एंड ब्लैक सी से अगर हम यूक्रेन की कोस्ट देखें तो उसके कुछ 35 किलोमीटर्स ये वहाँ पे लोकेटेड है इनटू द ब्लैक सी। तो पहली चीज़ ये आइलैंड है कौन सी वाटर बॉडी में है, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लैक सी एंड यूरोप की इम्पॉर्टेंट रिवर दानूबे के ये थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे लाई करता है एंड देवर पोर्ट ऑफ ओडेसा, यूक्रेन का ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो पोर्ट ऑफ ओडेसा के भी साउथ में है। तो दानूबे रिवर के थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे है और ओडेसा पोर्ट के हमें साउथ वेस्टर्न साइड पे दिखेगा। दिस ओवर हेयर इज़ दी स्नेक आइलैंड। नाउ एंशियंट टाइम से ही इस स्नेक आइलैंड का सबको पता है। इट इज़ मार्क्ड ऑन दिस मैप बाय अ टाइनी विलेज ऑफ बाइल जो कि इसके ऊपर लोकेटेड है एंड दिस स्नेक आइलैंड, दिस विलेज ऑफ बाइल, इट बिलोंग्स टू यूक्रेन एंड रिसेंटली यहाँ पे रशिया की जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट लॉस यूक्रेन का हो चुका है। तो स्नेक आइलैंड किससे रिलेट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन ये आपको पता होनी चाहिए। एंड देन लास्टली वी गोना टॉक अबाउट केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। So Kebul Lamjao National Park is in news because recently Manipur government has announced that a heritage park would come up near the Kebul Lamjao National Park. Kebul Lamjao National Park मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है और अब इसके पास मणिपुर गवर्नमेंट एक हेरिटेज पार्क बनाएगा। सो केबल लमजाओ नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट इट लाइज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। ये बात कभी नहीं भूलेंगे, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड एंड मणिपुर की जो लोकतक लेक है उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मिल जाएगी। दिस इज़ द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ब्रो अंटर्ड डियर। जो संगाई है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जो मणिपुर का द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर ये आपको यहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द ब्रो अल्टर्ड डियर यू हैव हॉक डियर, ऑटर, देयर इज़ अ होस्ट ऑफ वाटरफॉल ओवर हियर, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पहुँचती हैं एंड दे यूजुअली नवंबर टू जो मार्च का मंथ होता है उस टाइम पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँचती हैं। तो इट इज़ दी ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। लोकतक लेक पे सिचुएटेड है मणिपुर में। ब्रो अल्टर्ड डियर दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क, द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर।
So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.